नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा पृथ्वी की सतह या समुद्र तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और इसकी सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई? यूरिक के द्वारा दी गई। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वायु दाब या जो वायुमंडलीय दाब है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर ही हम वायुमंडलीय पेटियों का भी अध्ययन करते हैं या वायु दाब पेटियों का अध्ययन करते हैं, चाहे वह गतिजन्य है चाहे वह तापजन्य। तो इसीलिए जब हम वायु दाब पेटियां या वायुमंडलीय दाब पेटियों का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है, तब तक हम वायु दाब के क्षैतिज वितरण को समझना सरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में सामान्यतः हम बात करते हैं तापमान है, पृथ्वी की घूर्णन गति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, और ये सभी कारक वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पहले उनके बारे में सामान्य जानकारी होना जरूरी है, और उसके बाद हम वायु दाब पेटियों के बारे में या वायु दाब के वितरण के बारे में अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले तो वायु दाब क्या होता है यह क्लियर होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं वायु दाब की, वायु दाब क्या था? तो वायु दाब क्या होता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा पृथ्वी की सतह या समुद्र तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि जब हम वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम तापमान के आधार पर वायुमंडल की विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो वायुमंडल की परतें हैं इनके द्वारा पृथ्वी के सतह यानी धरातल पर या समुद्र तल के
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना दबाव डाला जाता है, उस दबाव को ही क्या कहा जाता है, वायु दाब कहा जाता है। क्योंकि वायुमंडल के कारण दबाव लग रहा है, इसलिए इसे हम वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में जानते हैं। अब आता है कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है वह है तापमान। फर्स्ट है तापमान, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति, चौथा है जलवाष्प। मुख्य रूप से यह जो चार कारक है, यह वायुमंडलीय दाब को यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करता है या नहीं करता, तो ध्यान रखना सबसे पहले लिखा जाएगा तापमान, उसके बाद लिखा जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई, इसके बाद लिखा जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति और चौथा लिखा जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो ध्यान रखना पृथ्वी की घूर्णन गति जिसे परिभ्रमण गति कहते हैं, यह वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उस गति को हम परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं, वह वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करती है। तो इसीलिए हमें चारों पता होने चाहिए कारक कि कौन कौन से कारक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आता है तापमान, उसके बाद आता है समुद्र तल से ऊंचाई, उसके बाद आता है पृथ्वी की घूर्णन गति और फिर है जल वाष्प। अब यह जो कारक है, यह किस तरह से वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे ही समझना है और इसी के आधार पर हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले तापमान की। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है तापमान, टेम्परेचर। कि तापमान जो है किस प्रकार से वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि तापमान और वायु दाब में क्या संबंध होता है। तो तापमान वायु दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। यह क्लियर होना चाहिए। तापमान
वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती अब इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि जब वायुदाब व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, तापमान। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि वायुदाब जो है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहां कहें कि पृथ्वी की सतह पर तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह पर तापमान बढ़ने पर वायुदाब में कमी होती है। यह ध्यान रखना कि यदि पृथ्वी की सतह पर जिस स्थान पर तापमान बढ़ेगा वहां पर वायुदाब क्या होगा, कम। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, और यदि तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। अब यह ऐसा क्यों होता है, यही हमें समझना है। क्योंकि सामान्य जब सरल प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि तापमान और वायुदाब में निम्न में से कौन सा संबंध पाया जाता है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी कि वायुदाब प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर। क्लियर हो गया। अब यह व्युत अनुक्रमानुपाती संबंध क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, यही हमें पूछा जाता है। और इसी को ही वायुदाब के क्षैतिज वितरण के रूप में या वायुमंडलीय संरचना से जोड़कर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए समझना कि यदि कोई पृथ्वी की सतह है, यह पृथ्वी की सतह अब इसको दो तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। अब हम ए और बी के कंपैरिजन में जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा कि किस तरह से तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। अब माना किसी स्थान पर, माना स्थान है ए स्थान पर यदि तापमान में क्या होती है, वृद्धि। तापमान में क्या होगी, वृद्धि। यदि पृथ्वी की सतह पर कोई भी एक स्थान है, वहां पर यदि तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि के कारण इस ए स्थान की जो वायु है वह गर्म होकर, सहवनी क्रिया के कारण गर्म होकर कहां उठेगी, ऊपर उठेगी। और जब गर्म होकर ऊपर उठेगी, यह वायु सहवनी क्रिया के कारण, किसके कारण, संवहनीय क्रिया के कारण ए स्थान की जो वायु है वह गर्म होकर ऊपर उठेगी, जिसके कारण इस ए के धरातल के निकट, इस ए के धरातल के जो निकट वायु के
कणों में क्या होगी, कमी होगी, या जो वायु के अवयव है इनकी संख्या में क्या होगी, कमी। और इस कारण ए स्थान पर जो है वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह ध्यान रखना कि यदि किसी स्थान पर, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहां की वायु संवहनीय क्रिया के कारण गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उस स्थान की वायु के जो कण हैं उसकी संख्या में या वायु के अवयव में या वायु के भार में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब वायु के भार में कमी आएगी तो ए स्थान पर जो प्रेशर लगना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, वह क्या लगेगा, कम लगेगा। और इसी के विपरीत जब कभी भी बी स्थान पर, देखिए अब समझना, बी स्थान पर जो है सूर्य ताप में क्या आ रही है, यानी कि तापमान में कमी आ रही है, यह तापमान में क्या हो रही है, कमी। और जब तापमान में कमी होगी तो यहां की जो वायु है वह ठंडी होकर कहां आएगी, नीचे की ओर, यानी कि क्या होगी, अवतलन की क्रिया होगी, वायु के अवतलन, यानी वायु का क्या होगा, अवतलन होगा। और जो ठंडी वायु जो भारी होकर क्या उठेगी, नीचे की ओर आएगी, पृथ्वी की सतह की ओर आएगी, जिसके कारण यहां पर जो है वायु के कणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि। वायु के कणों में क्या होगी, वृद्धि। और जब वायु के कणों में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से वहां पर वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर भार क्या होगा, ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा, और इसीलिए बी स्थान पर वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब यही से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वायु दाब में वृद्धि या वायु दाब में कमी के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है। तो वायु दाब में कमी है तो संवहनीय क्रिया उत्तरदायी होगी, और वायु दाब में वृद्धि है तो इसका मतलब है तापमान में कमी के कारण वायु का क्या हो रहा है, अवतलन। और होने पर अवतलन के कारण वायु ठंडी और भारी होकर नीचे की ओर बैठती है, और जब नीचे की ओर आएगी तो धरातल के निकट वायु के कणों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जिसके कारण वायु द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी, और इसे ही हम क्या कहेंगे कि वायु दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसलिए ध्यान रखना यह कि तापमान जो है वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है कि यदि तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब में कमी होगी, और तापमान कम होगा तो वायु दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब इसको लिखने की कोशिश करें किस तरह से। पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होने, यानी कि पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होने पर संवहनीय क्रिया के कारण वायु गर्म होकर, गर्म तथा हल्की होकर
ऊपर उठती है। यानी कि जब कभी भी पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होगी तो संवहनीय क्रिया के कारण वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठेगी, जिससे धरातल के निकट वायु के भार में या वायु के कणों की संख्या में कमी होती है। जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर वायु दाब में कमी होती है। पॉइंट क्लियर हो गया कि जब तापमान बढ़ेगा तो संवहनीय क्रिया के कारण जो पृथ्वी के निकट या पृथ्वी की सतह के निकट जो वायु है वह गर्म और हल्की होकर ऊपर उठेगी, जिससे पृथ्वी के निकट वायु के भार में या वायु के कणों की संख्या में क्या होगी, कमी, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी के निकट या पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में क्या होती है, कमी होती है। अब इसके विपरीत यदि देखें कि पृथ्वी की सतह पर तापमान में कमी होने पर पृथ्वी की सतह पर तापमान में कमी होने कि पृथ्वी की सतह पर तापमान में यदि कमी होती है तो अवतलन के कारण वायु ठंडी तथा भारी होकर धरातल के निकट पहुंचती है, जिससे पृथ्वी की सतह के निकट वायु भार में वृद्धि या वायु के कणों की संख्या में वृद्धि होने से वायु दाब में वृद्धि होती है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब में कमी क्यों होगी, और जब तापमान कम होगा तो अवतलन के कारण ही वायु जो है ठंडी और भारी होकर नीचे की ओर धरातल की ओर आएगी, और जब धरातल की ओर आएगी तो धरातल यानी पृथ्वी की सतह के निकट
वायु के भार में वृद्धि होगी और उसके कारण वायु का दबाव पृथ्वी पर अधिक होगा, जिसे हम कहते हैं वायुदाब में वृद्धि होगी। एक तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि वायु दाब और तापमान में क्या संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती। यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, यदि तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वह वायुदाब के क्षैतिज वितरण के आधार पर पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक वायुदाब दर्ज किया जाता है या पृथ्वी की सतह पर न्यूनतम वायुदाब दर्ज किया जाता है। इसको लेके प्रश्न हमें विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो अब सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां पर क्या होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। कैसे, देखिए समझना। यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी और यह है भूमध्य रेखा, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव, और यह पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। अब समझना कि जब हम अध्ययन करते हैं सूर्य ताप का तो हम पढ़ते हैं कि सूर्य जो है वह इस भूमध्य रेखा पर क्या सीधा या लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा या लंबवत। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि सूर्य सीधा या लंबवत। इसके विपरीत यदि हम बात करें ध्रुवों पर तो सूर्य जो है तिरछा चमकता है। इसका मतलब यहां पर सूर्य ताप क्या होता है, कम होगा। अब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसका मतलब है भूमध्य रेखा के निकट सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होगी, और जब सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होगी तो वायुदाब यहां पर क्या होगा, कम। जबकि सूर्य ध्रुवों पर तिरछा चमकता है, इसका मतलब है कि ध्रुवों पर सूर्य ताप क्या होगा, कम, तो वहां पर क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। तो पहला प्रश्न तो हमें यही पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, जबकि वायुदाब क्या होती है, वृद्धि होती है। सतह पर भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी तथा वायु दाब में वृद्धि होती। यह ध्यान रखना कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उस समय तापमान में तो क्या होगी, कमी, लेकिन वायु दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये कैसे होती है, तो जब हम वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हैं, अब समझना यहां से कि जब हम यहां धरातल और यहां भूमध्य रेखीय क्षेत्र और यह है ध्रुवीय क्षेत्र। अब जब हम बात करते हैं शोभ सीमा की, शोभ सीमा की, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, कहां से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से शोभ सीमा पर जो है वायु दाब कितना होता है, 100 एमबी होता है। और जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में कितना होता है, 250 एमबी। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो यहां पर तापमान में क्या होगी, कमी। तापमान में कमी कैसे होगी, देखिए यहां पर तापमान में कमी होगी क्योंकि यहां पे सूर्य सीधा चमकता है और यहां पर तिरछा, और वायु दाब में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए यहां 100 है, यहां 250। तो इस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाता है कि शोभ सीमा पर भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर निम्न में से किस में वृद्धि होगी, तापमान में, जैव विविधता में, कुछ भी लिख सकता है। ध्यान रखना वायु दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि तापमान में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है, इसका कारण यह है कि सूर्य जो है वह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है जबकि ध्रुवों पर तिरछा। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप की ज्यादा प्राप्ति होगी जबकि भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी। और इसका रीजन है कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होगी तो वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो यहां पर जो है वायु दाब क्या होगा, कम होगा। जबकि यहां पर सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी तो वायु जो है संवहनी क्रिया नहीं होने के कारण वायु भारी और ठंडी रहकर धरातल के निकट रहेगी, तो वायु दाब क्या होगा, ज्यादा। तो इस तरह से हमें वायु दाब और तापमान में जो संबंध है, या यह कहें वायु दाब को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है, तापमान, जिसको हमें एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से कि पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा, वायुदाब में क्या परिवर्तन होगा, जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा। इस तरह से कई सारे प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। तो एक तो क्लियर हो गया कि तापमान यदि बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब यदि बढ़ेगा तो तापमान वहां पर निश्चित रूप से कम दर्ज होगा। क्लियर हो गया, चला आगे। इसके बाद आता है वायुदाब को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारक है वह है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। कैसे समझा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में भी कमी होती है और वायुदाब में भी क्या होती है, कमी होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं दूसरे कारक की।
दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। कि समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में भी कमी होती है और साथ में वायु दाब में भी क्या होती है, कमी। और यह कमी क्यों होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं गैसों के घनत्व में क्या होती है, कमी। और गैसों के घनत्व में कमी होने के कारण ही वायु दाब में क्या आती है, कमी। तो देखिए ध्यान रखना कि सर्वप्रथम समुद्र तल से ऊंचाई में जाने पर वायु दाब में कमी होती है। इसका प्रमुख कारण ऊंचाई के साथ साथ गैसों के में कमी, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है। और यह कमी क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके घनत्व में कमी आती है या वायुमंडल के अवयवों के घनत्व में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। अब यहां जो है वायु दाब में गिरावट कितनी होती है, तो ध्यान रखना सामान्यतः समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर कितनी, 1 मिलीबार वायु दाब में कमी होती है। ये ध्यान रखना कि जब हम समुद्र तल से ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में भी कमी होती है और वायु दाब में भी कमी। अब वायु दाब में कमी क्यों होती है, क्योंकि गैसों के घनत्व में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं गैसों के घनत्व में कमी होती है और गैसें हल्की होती है और जिसके परिणाम स्वरूप वायु दाब में कमी होती है। लेकिन यह कमी कितनी होगी, तो समुद्र तल से जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रति 10 मीटर पर जो है वह कितनी होगी, 1 मिलीबार वायु दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार। अब इसको पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी की कोई भी सतह है या पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर वायु दाब 950 मिलीबार है या 1000 मिलीबार है, तो उससे 500 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। सिंपल सा है, यदि 10 मीटर पर 1 मिलीबार हो गया तो 500 मीटर पर कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं अपन। तो लगभग 50 मिलीबार
जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उसको एक एग्जाम्पल के रूप में पहले अध्ययन कर लेते हैं कि किस तरह से हमें यह पूछा जाता है। कि देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में कि पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान पर वायु दाब 850 मिलीबार है तो उससे 500 मीटर ऊंचाई पर वायुदाब होगा। अब कैसे समझना कि यहां पृथ्वी की कोई सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर कोई एक स्थान है, यहां पर ए, इसका वायुदाब है 850 मिलीबार। अब इस स्थान से 500 मीटर ऊंचाई पर जो है वायुदाब कितना होगा, इसकी हमको क्या करनी है, गणना करनी। अब सिंपल सा है, हमें पता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब में गिरावट 1 MB। तो यदि हम 500 मीटर की बात करेंगे तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब में गिरावट कितनी हो जाएगी, 50 MB। तो इसका मतलब है यहां 850 है तो यहां पर 50 की कमी आएगी तो कितना होगा, यहां पर 800 MB होगा। तो इस तरह से भी हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कई बार वायुमंडल में ऊंचाई का वायुदाब दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा पृथ्वी की सतह पर कितना होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जब हम सतह से ऊंचाई का पूछे तो वायुदाब जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है कि 10 मीटर पर यदि 1 MB है तो 500 मीटर पर कितना होगा, तो 50 MB होगा। और 50 MB जब कमी होगी तो हमें घटाना है और यदि वृद्धि होगी तो हमें उसे जोड़ना है। क्लियर होगा। तो इस तरह से हमें समुद्र तल से ऊंचाई के संदर्भ में पूछा था। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे आंकड़े या डाटा पूछे जाते हैं जिसको सामान्यतः एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी समुद्र तल से किस ऊंचाई पर वायुदाब या पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे जाए कि वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब का आधा रह जाए। अब इसका मतलब है कि हमें ऊंचाई पे जाना है कमी, तो समुद्र तल पे जो वायुदाब है उसका लगभग आधा कितना होगा, यदि यह आपको पता है तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को करना बहुत आसान हो जाता है और ऐसे ही प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके लिए हमें एक सारणी को समझना है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो कितनी ऊंचाई पर किस तरह से वायुदाब में कमी आती है या किस ऊंचाई पर कितना वायुदाब पाया जाता है। हम एक एक को लेके बात करते हैं। तो देखिए हम उस फॉर्मूले का भी बात करते हैं जो हमें याद रखना है, जो डाटा हमें याद रखने हैं।
यह है समुद्र तल। अब समुद्र तल पर कितना होता है वायुदाब, तो हमने पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब दर्ज किया जाता है समुद्र तल पर। कितना? 1013.25 MB। यहां सर्वाधिक वायुदाब दर्ज किया जाता है कहां पर? समुद्र तल पर। अब हम समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, यदि हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो कितना होगा? तो ध्यान रखना 898.76 MB होगा। क्लियर? 2 किलोमीटर पे जाते हैं तो कितना होगा? तो 2 किलोमीटर पर जाएंगे तो कितना होगा? 01 MB। यदि हम 3 किलोमीटर पे जाते हैं तो कितना होगा? 3 किलोमीटर पे होगा 701.21 MB। 4 किलोमीटर पे जाते हैं तो कितना होगा? 616.60 MB। और यदि हम 5 किलोमीटर पे जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 540.48 MB। और यही हमें पूछा जाता है सबसे ज्यादा। यहां हमें पूछा जाता है कि जब हम समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब का लगभग क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। एक तो यह, अब ये निकाला कैसे? उसी फॉर्मूले से कि 10 मीटर पर 1 MB हो रहा है तो 5000 पे कितना होगा? 5000 मीटर पर, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर पर कितना? उसी गणना से निकाला हुआ है। लेकिन हमें एग्जैक्ट जो पूछा जाता है कि किस ऊंचाई पर, धरातल से किस ऊंचाई पर वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब का लगभग आधा होता है। तो ध्यान रखना कि पृथ्वी की सतह से या समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब 1013.25 MB का लगभग आधा होता है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब समुद्र तल के वायुदाब का लगभग आधा होगा। तो वह किस ऊंचाई पर होगा? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। इससे ज्यादा जाएंगे यदि 10 किलोमीटर पे तो भी वायुदाब की कमी होगी, 15, 20, 30। तो यह ध्यान रखना, यह हमें किस तरह से गणना करनी है, इस आधार पर करनी है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 MB तो वह 500 मीटर दे दे, 5000 मीटर दे दे, 10,000 मीटर दे दे, इसी के आधार पर आपको गणना करनी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें समुद्र तल की ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब में कमी क्यों होती है, इसका कारण गैसों के घनत्व में कमी के कारण होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चला गया? क्यों? क्योंकि समुद्र तल पर जो गैसों का घनत्व है लगभग 1.23 होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं गैसों के घनत्व में क्या होती है? कमी। तो वायुदाब में भी क्या आएगी? कमी आएगी। इसके बाद आता है पृथ्वी की घूर्णन गति। तीसरा जो है वह है पृथ्वी की
घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। अब देखिए इसको समझना कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस तरह से वायु दाब को प्रभावित करती है। तो अब समझना, पृथ्वी की घूर्णन गति का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब गति करना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में गति करती है तो इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं, और इससे दिन रात बनते हैं, इसीलिए इसे हम दैनिक गति के रूप में भी जानते हैं। जब हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम घूर्णन गति का विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम वायुदाब के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का संबंध वायुदाब से किस प्रकार है। तो अब समझना कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी पर तापमान का क्षैतिज वितरण, जिसे हम अक्षांशों के आधार पर डालते हैं, तो 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में वायु जो है अवतलित होकर नीचे आती है, यानी वायु का अवतलन होता है, नीचे आती है, जिससे उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। कैसे समझना, यह पृथ्वी यह 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और यह तीस से 35 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ। और इससे ऊपर की बात करें तो यहां 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ। यहां इस तरह से समझ कि पृथ्वी की गुण कि सूर्य जो है यहां इस 0 डिग्री अक्षांश पर क्या सीधा चमकता, तो इसके आसपास जो है वह तापमान ज्यादा होता है और वायुदाब क्या होता है, कम। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहां से जो हवाएं हैं, पवन है, वह गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उड़ती है और 30 और 35 पे जाते हैं तो वायु का क्या होता है, अवतलन होता है। वायु का क्या होता है, अवतलन। और वायु का अवतलन होता है तो यहां पर वायुदाब में क्या होती है, वृद्धि। वायुदाब में क्या हो जाती है, वृद्धि, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसे क्या कहा जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। और इसके विपरीत अब यहां जो वायुदाब में वृद्धि है, यह वृद्धि किस कारण हो रही है, यह वृद्धि हो रही है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसके विपरीत यहां पर 60 और 65 पर जो है वायु में, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु में उत्थान हो जाता है, यानी कि वायु जो है वह हल्की होकर कहां, ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठ जाती है तो
यहां पर जो है निम्न वायुदाब, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसका निर्माण जो है किसके कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति भी जो है वह वायुदाब को क्या करती है? प्रभावित करती। अब इसे समझना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य वायु ठंडी तथा भारी होकर पृथ्वी की सतह की ओर अवतलन से वायुदाब में वृद्धि होती है, जिसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 30 और 35 अक्षांशों के मध्य जब वायु जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की सतह की ओर ठंडी और भारी होकर अवतलित होती है, जिसके कारण जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का क्या होता है? निर्माण। अब इसके विपरीत यदि हम बात करें कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 60 और 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है वायु का उत्थान होता है, जिससे पृथ्वी की सतह के निकट वायुदाब में कमी होती है, जिसे
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा। तो इस तरह से हमें वायुदाब को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई और पृथ्वी की घूर्णन गति को पूछा जाता है। और जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह पृथ्वी की घूर्णन गति के संबंध में, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदा पेटी का जो निर्माण होता है, ये दोनों ही पेटियां जब हम वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करते हैं तो गतिजन्य वायुदाब पेटियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, और इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा जलवाष्प भी है, लेकिन जलवाष्प जहां जलवाष्प ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, निश्चित है वायु के भार ज्यादा होगा, वायुदाब ज्यादा होगा, तो जलवाष्प को लेकर प्रश्न पूछने की संभावना कम है। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वह आते हैं तापमान को लेकर, उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई को लेकर, और तीसरा आता है पृथ्वी की घूर्णन गति को लेकर। और इनके आधार पर किस तरह से वायुदाब में परिवर्तन होता है इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन। आगे हम वायुदाब के वितरण को लेकर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।